बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आज का हमारा मौजू है प्रोजेक्ट स्केजुलिंग। ये भी हमारे एक्चुअली प्रोजेक्ट प्लानिंग का ही एक हिस्सा होती है, लेकिन प्रोजेक्ट प्लानिंग में जब तक हम कुछ प्री रिक्विजिट एक्टिविटीज़ जो हैं वो मुकम्मल नहीं कर लेते, हम प्रोजेक्ट की स्केजुलिंग की तरफ नहीं आ सकते। तो बढ़ते हैं हमारी पहली स्लाइड की तरफ। स्केजुलिंग किसी प्रोजेक्ट में बुनियादी तौर पे उस प्रोजेक्ट में होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को लिस्ट करना, डिलीवरेबल्स को लिस्ट करना और फिर माइलस्टोन्स को सेट करना विद इन दी प्रोजेक्ट, ये स्केजुलिंग कहलाता है। दोबारा सुन लें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपने किसी एक प्रोजेक्ट में जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनकी लिस्ट तैयार करनी है, जो डिलीवरेबल्स हैं उनको लिखना है और फिर इनके माइलस्टोन्स आपने सेट करने हैं कि कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी, कौन सी पैरेलल होगी और कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके मुकम्मल होने के बाद दूसरी एक्टिविटी शुरू हो सकती है। एक स्केजुअल में बुनियादी तौर पे हर एक्टिविटी की स्टार्ट डेट शामिल होती है, फिनिश डेट शामिल होती है, उस एक्टिविटी का ड्यूरेशन लिखा हुआ होता है और उस एक्टिविटी को जो रिसोर्सेज असाइन किए जाते हैं वो भी उसमें मेंशन होते हैं। और जैसा कि आपने महसूस किया होगा कि चूँकि ये स्टार्ट, फिनिश डेट, एक्टिविटीज़, रिसोर्सेज बहुत सारी चीज़ों का अहाता करता है प्रोजेक्ट स्केजुलिंग, लिहाजा ये बहुत ही क्रिटिकल और बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारी सक्सेसफुल टाइम मैनेजमेंट के लिए। प्रोजेक्ट स्केजुलिंग के जो 3 मोटे-मोटे स्टेप्स हैं वो क्या-क्या हैं? नंबर 1 है डिफाइन एक्टिविटीज़, नंबर 2 है डू एस्टिमेट्स, नंबर 3 है डिटरमिन डिपेंडेंसीज और नंबर 4 है असाइन रिसोर्सेज। अब इनको एक-एक करके हम देखते हैं कि ये स्टेप्स क्या है। नंबर 1 है डिफाइन एक्टिविटीज़। जब आपने प्रोजेक्ट को प्लान कर लिया, आपके पास एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आ जाएगा और डिलीवरेबल्स की एक डायग्राम या लिस्ट आ जाएगी आपके पास। स्टेटमेंट ऑफ वर्क आपके पास होगी, प्रोजेक्ट चार्टर आपके पास होगा। इन डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल कीजिए और इनमें जो आपको डिलीवरेबल्स और एक्टिविटीज़ नज़र आए कि ये एक्टिविटीज़ हमने करनी है, उनको एक-एक करके लीजिए, उनको मैपिंग उनकी कीजिए कैलेंडर के साथ और अपने गिवन टाइम फ्रेम के साथ ऑर्गेनाइज कीजिए उनको और उनको इस तरह से तरतीब दें जिसकी कोई तुक बनती हो, जिसकी कोई सेंस बनती हो, उनकी तरतीब कीजिए। उनमें से जो पैरेलल होनी है वो मेंशन कीजिए। फिर जब आप ये कर लेंगे तो आपने पहला स्टेप जो है डिफाइन एक्टिविटीज़ का वो मुकम्मल कर लिया। फिर सुन लें, आपने जो प्रोजेक्ट प्लानिंग के बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट चार्टर है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, डिलीवरेबल्स की लिस्ट है और स्टेटमेंट ऑफ वर्क है, इनको इस्तेमाल में लाते हुए अब इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए जितनी एक्टिविटीज़ चाहिए उनकी लिस्ट तैयार करनी है और लिस्ट तैयार करके उनको तरतीब में उनकी एक जो है आपने सेंसिबल किस्म की तरतीब जो है या ऑर्डर जो है वो आपने तय करना है कि एक्टिविटीज़ किस तरतीब में तय पाएंगे। नेक्स्ट है डू एस्टिमेट्स। एस्टिमेट लगाइए। अब चूंकि हमने एक्टिविटीज तो डिफाइन कर ली और उनको फिर उनके मजीद जो सब टास्क हैं उनमें उनको ब्रेक कर लिया। अब हमारा अगला काम यह है कि इन एक्टिविटीज को जो हमने ब्रेक डाउन किया है इनके वक्त का तखमीना लगाइए और उसमें जितनी ह्यूमन एफर्ट लगेगी या जितनी भी उसके अंदर दूसरी टेक्निकल एफर्ट लगेगी उनको मुकम्मल करने के लिए उसका तखमीना लगाना है। और अगर ये हमारा तखमीना दुरुस्त होगा तो ही हमारा प्रोजेक्ट स्केड्यूल दुरुस्त हो सकता है। तो ये एस्टीमेट लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक एक्टिविटी कितनी देर में मुकम्मल होगी और उसमें कितने लोग चाहिए, क्या क्या उसमें टेक्निकलिटीज़ चाहिए। तो ये एस्टीमेट आपने दूसरे नंबर पे करना है। तीसरे नंबर पे है डिटरमिन डिपेंडेंसीज। टास्क जो होंगे वो इस तरह होंगे
बास अक्सरियत उनकी ऐसे होगी कि एक जब तक मुकम्मल नहीं होता दूसरा शुरू नहीं हो सकता। तो इस तरह के टास्क जो किसी दूसरे के मुकम्मल होने पर शुरू हो सकें, उनको कहते हैं डिपेंडेंट टास्क। और ये मजहर या ये फिनोमिना कहलाता है टास्क डिपेंडेंसी। और हमने चूंकि एस्टिमेट्स भी लगा लिए, अपनी एक्टिविटीज को भी डिफाइन कर लिया, अब आपने ये बात जो है इसका तयन करना है कि कौन सी एक्टिविटी किसी दूसरी एक्टिविटी पे डिपेंड कर रही है और कौन सी ऐसी हैं जो डिपेंड नहीं कर सकती और उनको पैरेलल चलाया जा सकता है। और इस तरह करके आप डिपेंडेंसीज को चेक कीजिए और एक्टिविटीज को आपस में लिंक कीजिए। फिर इसमें यह भी हो सकता है कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी होंगी कि जो आप किसी एक्टिविटीज के मुंतजर हैं कि वो मुकम्मल हो और फिर उसको शुरू किया जाए। तो फिर इस तरह से जो एक्टिविटीज दूसरी एक्टिविटी का वेट करती रहेंगी, उस टाइम को आप स्लैक में डाल दीजिए, वो स्लैक का टाइम है हमारा। और इस तरह से आप अकोमोडेट कर सकते हैं डिफरेंट जो रिलेटेड टास्क हैं उनको स्लैक को इंट्रोड्यूस करवाकर। इसका मजीद जो क्लियर करेंगे इंशाल्लाह आगे आने वाली स्लाइड्स में कि स्लैक क्या होता है और कैसे इसको मैनेज किया जाता है। चौथा और आखिरी जो काम है, जो स्टेप है वो प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग में, वो ये है कि आप रिसोर्सेज असाइन कीजिए। आपने अपना स्केड्यूल तो प्लान कर लिया और उसमें आपने टाइम भी एस्टिमेट कर लिया, एफर्ट भी एस्टिमेट कर ली, डिपेंडेंसीज भी चेक कर ली, आपने एक सेंसिबल किस्म की तरतीब भी बना ली, उसकी ऑर्डर ऑफ इवेंट्स भी बना लिया। अब आपने ये करना है कि तमाम एक्टिविटीज़ को जो उनके रिसोर्सेज आपने तय किए थे उनकी तकमील के लिए उनको रिसोर्सेज अलॉट करें और डिसाइड करें कि कितने रिसोर्सेज आपने किस एक्टिविटी को कब कब देने हैं। आपके पास एक टीम होगी, उसको असेंबल कीजिए और जितने भी टास्क आपने स्केड्यूल में डाले हैं उनके टाइम के मुताबिक आप टीम को टास्क की असाइनमेंट करें। तो ये चौथा स्टेप है जो कि प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग में हम करते हैं। ये मोटी मोटी डिटेल थी प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग की कि जिसमें हमने ये 4 स्टेप्स पढ़े। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग के कंपोनेंट्स कितने होते हैं? इसके जो वाज़ेह और मेजर कंपोनेंट्स होते हैं उनमें नंबर 1 तो वही हैं जो एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई, ये एक्टिविटीज़ और टास्क जो आपने इसमें परफॉर्म करने हैं। नंबर 2 है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पैसा और ह्यूमन जो यानी पर्सोनल, ये सब शामिल हैं। दूसरा कंपोनेंट किसी प्रोजेक्ट स्केड्यूल का वो रिसोर्सेज होते हैं। तीसरा होता है टाइम ड्यूरेशंस और उनकी डेडलाइंस, यानी वक्त हमारा एक तीसरा कंपोनेंट है प्रोजेक्ट स्केड्यूल में। चौथा हमारा कंपोनेंट है डिफरेंट प्रोडक्ट्स या डिलीवरेबल्स जो इसमें तैयार होंगी। पांचवा हमारा जो कंपोनेंट है वो प्रोजेक्ट स्केड्यूल में सीक्वेंस है कि किस सीक्वेंस से, किस तरतीब से हम ये एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे ये सीक्वेंस ही तो है जिसको हमने तरतीब देना है सेंसिबली और एक स्केड्यूल में अपनी शक्ल जो है वो इख्तियार करनी है और उसी से हमारा जो ये काम है वो आगे बढ़ेगा। सीक्वेंस के बाद है चेक्स एंड बैलेंसेस। आपने अपने स्केड्यूल में डिफरेंट चेक्स एंड बैलेंसेस भी लगाने हैं जिससे आपको ये आपको असेस हो जाएगा कि आपका स्केड्यूल जो है वो ठीक जा रहा है या उसमें कुछ जो है वो गड़बड़ हुई है। तो ये इसके बुनियादी तौर पे 6 कंपोनेंट्स हैं जो किसी प्रोजेक्ट स्केड्यूल के हो सकते हैं। अब इसमें जो प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग से मुतल्लिक बहुत बड़े मसाइल हैं उनमें से सबसे मसला ये है कि आपको बहुत ही सख्त किस्म की प्लानिंग करनी पड़ती है स्केड्यूलिंग के लिए और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसको आपके स्केड्यूल को डिस्टर्ब करते हैं, जिसमें मैन पावर है, जिसमें टाइम है, जिसमें दूसरे रिसोर्सेज हैं, जिसमें आपकी एक्टिविटीज़ हैं। और ये बात तो कन्फर्म है कि किसी भी स्केड्यूल के बिल्कुल 100% दुरुस्त तरीके से तमाम उसके जो पहलू हैं उनको कवर करना इंतहाई मुश्किल मुश्किल काम है, चाहे बेशक वो किसी छोटे से प्रोजेक्ट के लिए ही क्यों ना हो। इसलिए हमें ये जान लेना चाहिए कि जो स्केड्यूलिंग है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो इसमें रखी गई है। अब हम इसकी जो
एक्टिविटीज वाला हिस्सा है, ये चूंकि मेजर इंपॉर्टेंस का है, तो सबसे पहले हम एक्टिविटीज की तरफ आते हैं कि एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। एक्टिविटीज की आप लिस्ट तो बना लेंगे जो है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से और प्रोजेक्ट चार्टर से या फिर स्टेटमेंट ऑफ वर्क से, लेकिन उनको कुछ टूल्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे हम उनकी डिफरेंट किस्म की नेटवर्क डायग्राम्स बना लेते हैं और उससे फिर हम आगे नेटवर्क डायग्राम से आगे फिर इसके जो ड्यूरेशन है या रिसोर्सेज हैं उनको भी तय करते हैं। तो हमारे पास एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम्स दो तरह की होती हैं। नंबर वन है एक्टिविटी ऑन एरो और दूसरी है एक्टिविटी ऑन नोड्स, और इनके नाम मुख्तलिफ हैं, जैसे प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक यानी पर्ट चार्ट्स होते हैं हमारे पास, क्रिटिकल पाथ मेथड होता है सीपीएम, या प्रेसिडेंस नेटवर्क्स होते हैं। ये तीनों किस्म की हमारे पास डायग्राम्स हैं जो इस फैमिली से बिलोंग करती हैं। इसमें पर्ट और सीपीएम जो है ये एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम्स की फैमिली से हैं, और प्रेसिडेंस नेटवर्क्स जो हैं तो एक्टिविटी ऑन नोड के फैमिली से हैं। एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम्स को हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं जिनमें से नोड्स जो होते हैं वो दायरे की शक्ल में ड्रा किए जाते हैं, और जो लिंक्स होते हैं वो डायरेक्टेड आर्क्स की शक्ल में हम बनाते हैं। नोड्स का मतलब होता है कि आपके हर इवेंट का स्टार्टिंग और स्टॉप पॉइंट, जबकि लिंक्स जो होते हैं आपके यानी जो डायरेक्टेड आर्क्स होती हैं वो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं। लिहाजा इसमें ये याद रखिए कि जो आपके नोड्स हैं एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम्स में, वो स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है या एंडिंग पॉइंट हो सकता है किसी एक्टिविटी का, जबकि उसके दरमियान जो एरोज हैं, जो उसके दरमियान आर्क्स हैं, वो एक्चुअली एक्टिविटीज को जाहिर करेंगी। अब इसको कंस्ट्रक्ट करने के क्या रूल्स हैं? इसमें एक ही स्टार्ट नोड होना चाहिए और एक एंड नोड होना चाहिए। आपका जो एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम है, इसका पहला रूल ये है कि आपका स्टार्टिंग नोड एक होना चाहिए और एंडिंग नोड भी एक होना चाहिए। दूसरा इसमें रूल ये है कि हर लिंक की कोई ना कोई ड्यूरेशन होनी चाहिए। तो इसको ऑप्शनली आप शो भी कर सकते हैं और नहीं भी शो कर सकते। उसके बाद वो नोड जिनकी कोई ड्यूरेशन नहीं होगी वो होगा आपका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। बाकी सारे जो नोड्स होंगे उनकी कोई ना कोई ड्यूरेशन जरूर होगी। फिर इसमें चौथा रूल ये है कि एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम्स में जो वक्त है या टाइम है ये लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो करता है। टाइम जो है ये लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो करता है। फिर इसमें जो नोड्स होते हैं उनकी सिक्वेंशियल ऑर्डर में आप नंबरिंग कर देते हैं, यानी उनको ए बी सी वगैरह से या 1 2 3 से आप सिक्वेंशियल ऑर्डर में नंबरिंग कर देते हैं। फिर इसमें लूप्स वगैरह की कोई इजाज़त नहीं होती, क्योंकि ये चूंकि टाइम जो है टाइम के फ्लो पर चलती हैं चीज़ें, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप वक्त में बैक वापस जाएं? ऐसा नहीं होता। आपको लूप्स वगैरह की इसमें लगाने की इजाज़त नहीं होती। फिर इसमें जो डेंगलिंग रेफरेंसेस होते हैं, डेंगल्स वगैरह, उनकी कोई इजाज़त नहीं होती। हाँ, ये सिर्फ उस सूरत में आप कर सकते हैं जब आपका एक ही एंड नोड हो और एक ही स्टार्ट नोड हो, तो फिर आप डेंगल्स वगैरह भी लगा सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल देख लें। हमारे पास आप देखें कि ये दायरे हैं, दायरों में 1 2 3 4 5 और 6। ये 1 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और 6 हमारा एंडिंग पॉइंट है, और दरमियान में ये जो एरो है इस पर एक्टिविटी ए लिखी हुई है। नीचे को जो ये एरो 1 से 4 की तरफ जा रहा है इस पर एक्टिविटी बी है। जो एरो 2 से 3 की तरफ जा रहा है उस पर एक्टिविटी सी है। 2 से 4 की तरफ एक एरो जा रहा है उस पर एक्टिविटी डी है। इसी तरह से 3 से 5 की तरफ जो जा रहा है उस पर एक्टिविटी एफ है। 3 से 6 की तरफ जो जा रहा है उस पर एक्टिविटी ई है, और 4 से जो 6 की तरफ जा रहा है उस पर एक्टिविटी जी है, और 5 से 6 की तरफ जो हमारी आर्क जा रही है उस पर एक्टिविटी एच है। और ये नोड नंबर 1 से शुरू होकर नोड नंबर 6 पर एंड हो जाता है। और यहाँ पर आप नोट करें कि एक्टिविटी ए जो है
ये बुनियादी तौर पे दो नोड्स के दरमियान टाइम डिफरेंस को ज़ाहिर करती है, नोड 1 और 2 के दरमियान। और इसी तरह से एक्टिविटी सी जो है ये नोड 3 और 2 के दरमियान जो टाइम डिफरेंस होगा उसको ज़ाहिर करेगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इसमें एक और मिसाल हम देख लेते हैं कि इसमें टोटल हमारे पास जो है वो 4 एक्टिविटीज हैं, 1 2 3 एंड 4। एक स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट रिसोर्सेज से रीडिंग कर रहा है और वो वर्ड प्रोसेसर को स्टार्ट करता है और कुछ उसमें पर्सनल नोट्स टाइप करता है और फिर कुछ वो क्वेश्चंस वगैरह याद करने के लिए लिख लेता है कागज़ पर। और प्रैक्टिस में रीडिंग और राइटिंग क्वेश्चन जो हैं ये सेपरेटली प्रोसीड हो सकते हैं वर्ड प्रोसेसर को स्टार्ट करने और टाइपिंग से अलग-अलग। इसलिए इस डायग्राम को अगर आप देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो तीन का जो हमारा समझिए आपका नोड था उसको हमने तोड़कर एक और नोड बना दिया 3A। तो अब 3 से 3A के दरमियान में हमने एक डमी लिंक दे दिया। डमी लिंक जो होगा ये 0 ड्यूरेशन इसकी होगी। दोबारा हम पिछली साइड पे जाते हैं। हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसने मुख्तलिफ रिसोर्सेज को पढ़ना है, वर्ड प्रोसेसर स्टार्ट करना है, उसमें कुछ नोट्स टाइप करने हैं और फिर उसने कुछ रिव्यू क्वेश्चंस लिखने हैं। लेकिन आप देखें कि ये दोनों जो एक्टिविटीज़ हैं, वर्ड प्रोसेसर को स्टार्ट करना और रीड रिसोर्सेज, ये आकर 3 नंबर नोड पे इकट्ठी हो रही हैं। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हम 3 नंबर नोड को तोड़ दें और इसके 2 हिस्से कर दें और इन दोनों हिस्सों को आपस में 0 ड्यूरेशन की एक डमी लिंक से जोड़ दें। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हमने 3 जो नोड नंबर 1 है उसको 3 से कनेक्ट किया, 3 को 4 से किया, 2 को 3A से और 3A को 5 से किया। लेकिन यहाँ पर हमने 3 और 3A को आपस में 0 ड्यूरेशन के एक डमी लिंक से लिंक कर दिया। फिर हमने, अगर आपकी स्टार्ट और फिनिश में कुछ डिले है और पैरेलल एक्टिविटीज़ का आपके पास सीक्वेंस है तो उसको आपने कैसे ज़ाहिर करना है। उसके लिए डमी लिंक को इस तरह से ज़ाहिर करें और उसके ऊपर आप ड्यूरेशन लिख दें जो कि स्लैकनेस की आपको नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पे नोड नंबर 1 से जो अगली एक्टिविटी नोड नंबर 2 पे जाके शुरू होगी उसमें कितने दिन का डिले है? 1 डे का डिले है उसमें। इसी तरह से जो हमारा क्लाइंट का फीडबैक आएगा उसके बाद अगली एक्टिविटी जो शुरू होगी नोड नंबर 5 से, उसमें और 3 नोड नंबर में 3 दिन का डिफरेंस है। तो ये भी एक जो लैगिंग पैरेलल एक्टिविटीज होती हैं उनको ज़ाहिर करने का एक तरीका है। अब जो हमारे एक्टिविटीज हैं उनको लेबल कैसे किया जाए? उनको लेबल करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है जिस तरह पर्ट चार्ट में हम करते हैं कि हर एक्टिविटी को एक आईडी नंबर दें, उसकी अर्लीस्ट स्टार्ट डेट और लेटेस्ट डेट लिखें और स्लैक उसमें कितना होगा वो लिखें, या फिर सिंपली अर्लीस्ट डेट और लेटेस्ट डेट जो है उसको लिख दें। जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल है, एक स्केजुलिंग एनालिसिस दिया गया है एक्टिविटी ए से लेकर एच तक और उनके आगे ड्यूरेशंस दिए गए हैं और फिर उनके प्रेसिडेंट्स भी दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे एक्टिविटी ए में हार्डवेयर सिलेक्शन है, ये 6 हफ्ते लेगी। एक्टिविटी बी में सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है, ये 4 हफ्ते लेगा। और इसी तरह से एक्टिविटी सी में हार्डवेयर की इंस्टॉलेशन है, ये 3 हफ्ते लेगा। लेकिन इसके लिए एक्टिविटी ए जो है उसका मुकम्मल होना ज़रूरी है, यानी इसकी प्रेसिडेंस जो है वो ए के बाद की है। इसी तरह से एक्टिविटी डी में कोड को टेस्ट करना और सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना 4 हफ्ते लेगा और ई में डाटा को इनपुट करना 3 हफ्ते लेगा। इन दोनों एक्टिविटीज़ की जो प्रेसिडेंस है वो बी के बाद है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होने के बाद ही हम ये काम कर सकते हैं। तो ये आपस में डिपेंडेंसीज इनकी आपको साथ साथ लिखी हुई नज़र आ रही हैं। फिर यूज़र मैनुअल बनाना, ये 10 हफ्ते लेगा। फिर यूज़र को ट्रेनिंग देना, ये एक्टिविटी ई और एफ के बाद ही हो सकता है, इसकी 3 हफ्ते की ड्यूरेशन है। और इंस्टॉलिंग और टेस्टिंग की जो ड्यूरेशन है वो 2 हफ्ते की है और ये एक्टिविटी सी और डी के ख़त्म होने के बाद ही हो सकता है। अब इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक इनिशियल एक्टिविटी नेटवर्क बनाना है जिसमें हम पर्ट के स्टाइल की तरह यहाँ पर नोड्स को आईडी नंबर 1 2 3 4 5 और 6 दे रहे हैं। अब
एक्टिविटी ए जो है ये नोड नंबर 1 से 2 की तरफ जा रही है, ये 6 हफ्ते की है। एक्टिविटी बी जो है नोड नंबर 1 से नोड नंबर 3 की तरफ जा रही है, ये 4 हफ्ते की है। इसके बाद एक्टिविटी ए के खत्म होने के बाद एक्टिविटी सी शुरू होनी चाहिए, तो वो एक्टिविटी सी 2 से नोड नंबर 4 तक जा रही है और सी की ड्यूरेशन 3 हफ्ते की है। इसी तरह एक्टिविटी बी के बाद 2 एक्टिविटीज मजीद शुरू होती हैं, एक्टिविटी डी और ई। डी की ड्यूरेशन है 4 हफ्ते और ई की ड्यूरेशन है 3 हफ्ते। तो इसी तरह से 3 से 4 और 3 से 5 की तरफ 2 एक्टिविटीज जा रही हैं। फिर इसी तरह से हमारे पास एक्टिविटी एफ है, यूजर मैनुअल्स का बनाना। तो ये स्टार्ट एक्टिविटी के बाद ही शुरू हो सकती है, इसमें कोई प्री रेक्विजिट नहीं है, इसकी टास्क डिपेंडेंसी किसी के साथ नहीं, लिहाजा ये 1 से 5 की तरफ जा रही है। उसके बाद जो हमारी एक्टिविटी एच है वो सी और डी के खत्म होने के बाद ही शुरू हो सकती है, लिहाजा वो नोड नंबर 4 से आगे शुरू हो रही है और ये 2 हफ्ते लेती है। इसी तरह से हमारे ई और एफ के खत्म होने के बाद एक्टिविटी जी शुरू होती है, तो ई और एफ कहाँ खत्म हो रहा है, नोड नंबर 5 पे। तो 5 के बाद हमने जी की जो एक्टिविटी है वो शुरू कर ली। इस तरह से हमारा ये एक इनिशियल एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम बन गया। डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट स्केजुलिंग में आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे और इस एग्जाम्पल को हम बाकायदा एक डायग्राम की शक्ल देंगे। फिर हम उसमें जो है वो क्रिटिकल पाथ का भी देखेंगे और इंशाल्लाह गैट चार्ट की एग्जाम्पल भी आपके सामने रखी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।